हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम ये सारा मटेरियल शेयर कर देते हैं, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इकोनॉमिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एसपीएसीज। सो व्हाट आर एसपीएसीज, क्या हैं एसपीएसीज? तो एसपीएसी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ठीक है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, है ना। अब इसमें नाम में देखते हैं कि क्या है। स्पेशल पर्पस कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी होगी, है ना। एक्विजिशन मतलब किसी को एक्वायर कर रही होगी। ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होगी, वैसी कोई कंपनी है ये, है ना। तो मतलब मान लो कोई एक कंपनी ए है, राइट। ये कोई कंपनी ए है, अगर ये कंपनी दूसरी बी कंपनी को एक्वायर कर लेती है या फिर खरीद लेती है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड एन एक्विजिशन, राइट। एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लिया। तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक्वायर करेगी तो वैसी कोई कंपनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। तो ऐसा ही होता है, ये एक्वायर ही करती है। क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी हम लेते हैं पेटीएम। ठीक है, पेटीएम हम लेते हैं। अब मैंने जब पेटीएम के बारे में सुना तो मेरे को इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा यार पेटीएम तो बड़ी फाड़ चीज़ है, बड़ी तोड़ चीज़ है, आगे बहुत बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये बिजनेस करूँ पेटीएम वाला, बट मैं अपनी अलग से कंपनी खोलूंगा और फिर उसको पेटीएम जितना ग्रो करूंगा, इसमें लगेगा टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को बाईपास करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी खोलता हूँ बी। और मेरा इंटेंशन ये कंपनी बी खोलने का ये है कि मैं इसको एक्वायर कर लूँ, इस पेटीएम कंपनी को मैं एक्वायर कर लूँ। ठीक है, तो मैंने एक कंपनी खोल दी बी। पर बी जो कंपनी मैंने खोली, इसको बस मैंने रजिस्टर किया है, इसको बस मैंने क्या किया है, रजिस्टर किया है। ठीक है, इसमें कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ये बस एक ऐसे नाम की कंपनी है कि एक कंपनी बी है, बस रजिस्टर्ड है कंपनी बी, कोई काम वाम नहीं कर रही है। अब मेरे को अगर अगर बी कंपनी को जो रजिस्टर हो गई, अब इसको अगर ये कंपनी पेटीएम खरीदनी है तो इसको चाहिए पैसे, है ना। इसको चाहिए पैसे। अब ये क्या करता है, ये बंदा जिसकी ये बी कंपनी है, ये पैसे रेज करने के लिए क्या करता है, ये अपना आईपीओ लॉन्च कर देता है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप बाहर मार्केट से पैसा उठाते हो, है ना, एक्सपैंड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। जब इनिशियली इशू होता है ना आपका शेयर मार्केट में, जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आया था रिसेंटली, है ना, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, इस कंपनी के स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करेंगे और इसको पैसा मिल जाएगा। तो इसके पास पैसा था नहीं, इसने क्या किया, मार्केट से पैसा रेज किया। मार्केट से पैसा रेज करके इसका मकसद क्या था कि इसको एक्वायर कर लेना और बाद में मर्ज हो जाना, इस बिजनेस को एक्वायर करके इसका मर्ज हो जाना। ठीक है, तो ये जो पूरा कंपनी है बी, इसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, राइट। कोई कंपनी बी है, उसको किसी बिजनेस को एक्वायर करना है तो वो बाहर से पैसा आईपीओ के थ्रू रेज करेगी, है ना। इसका कोई बिजनेस ऑपरेशन खुद का नहीं होगा, इसका मेन इंटेंशन होगा कि दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना। तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ठीक है, अभी ये जो बी कंपनी है, इसका कोई बिजनेस ऑपरेशन तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेल कंपनी। शेल कंपनी वो कंपनी होती है जिनका कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, इनका सोल पर्पस ये होता है कि भाई कोई फाइनेंस, मतलब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए भी ये कंपनी, शेल कंपनीज यूज होती है ना। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि भाई बाहर मॉरिशस में शेल कंपनीज क्रिएट हो जाती हैं और फिर यहाँ से पैसा रूट करके मॉरिशस से इंडिया में वापस आता है, जिसको हम टैक्स अवॉइड करने के लिए बेसिकली, क्योंकि मॉरिशस में बहुत कम टैक्स है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो ये एज एन एफडीआई मॉरिशस से आता है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं शेल कंपनी। शेल कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसका कोई एक्चुअली में बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता, बस वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, कोई काम वाम नहीं करती है वो, है ना, ऑफिस भी शायद ना हो, बस नाम पेपर पे रजिस्टर्ड है। तो अभी एट प्रेजेंट क्या है कि जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज हैं उनको आईपीओ रेज करने की परमिशन नहीं है।
उनको इंडिया में, एक मिनट इसको ब्लैक कर देते हैं, आईपीओ रेज करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये पैसे कहाँ से उठाएगी, पैसे आईपीओ से उठाएगी, है ना, आईपीओ रेज करके उठाएगी, बट अभी उसको अलाउड नहीं है इंडिया में। इनका कोई खुद का बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता, शेल कंपनीज होती हैं। सोल पर्पस क्या होता है कि अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज को एक्वायर करना और उनके साथ मर्ज हो जाना बाद में, है ना, समझ में आ गया। इनको हम ब्लैंक चेक कंपनीज ही बोलते हैं। ब्लैंक चेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इनका खुद का कोई ऑपरेशन नहीं है ना, इनका खुद का कोई ऑपरेशन नहीं है, ये चेक लेके और बाद में आगे इन्वेस्ट करती हैं और दूसरी कंपनी को एक्वायर करती हैं। करेक्ट, समझ में आ गया, सिंपल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं ना। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है ब्रेंट क्रूड पे, WTI पूछ लिया था, वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पिछली बार भी न्यूज़ में था, इस बार भी न्यूज़ में। तो देखो ब्रेंट क्रूड क्या होता है, तो ब्रेंट क्रूड पहले से बात न्यूज़ में जो था पहले हम वो बात कर लेते हैं। इसके प्राइसेस की बात हुई है ना। तो ये ब्रेंट क्रूड बेसिकली बेंचमार्क है प्राइस सेट करने का। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस सेट होते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है WTI, है ना, और एक होता है ब्रेंट क्रूड। ये दोनों बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है ना उसके प्राइसेस को उसका प्राइसेस सेट करते हैं। बेसिकली वो इंडेक्सेस हैं जिसके थ्रू प्राइस ऑयल का सेट होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेंट वाला है, ये ब्रेंट वाला ओपेक यूज करती है, ध्यान रखना, ओपेक यूज करती है। और जो WTI वाला है वो कौन यूज करता है, वो यूएस ऑयल प्राइसेस के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों ही प्राइस की इंडेक्स ही हैं, ये ध्यान रखना, दोनों ही क्रूड के प्राइस को रिफ्लेक्ट करती हैं। बट एक ओपेक कंट्री यूज करता है और दूसरा कौन यूज करता है, दूसरा यूएस ऑयल प्राइसेस के लिए है। WTI का फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, है ना, वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जो पिछली बार आया भी था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, WTI और ब्रेंट क्रूड में, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि पहली बात तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही स्वीट क्रूड है, दोनों ही क्या है, स्वीट क्रूड है, ठीक है, दोनों ही स्वीट क्रूड है। स्वीट क्रूड का क्या मतलब होता है, वैसा क्रूड जिसमें सल्फर कंटेंट जो है वो 1% से कम हो, राइट। सल्फर कंटेंट अगर आपका 1% से कम है तो दैट इज कॉल्ड स्वीट क्रूड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्वीट क्रूड। क्या इंडिया स्वीट क्रूड इंपोर्ट करता है, नहीं, इंडिया जो इंपोर्ट करता है दैट इज सार क्रूड, ठीक है। जो भी बेकार क्रूड होता है ना, इंडिया वो इंपोर्ट करता है और उसके बाद उसको वो रिफाइन करता है ना। तो जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो उसको रिफाइन करती हैं सार क्रूड को। तो हमारा जो भी हम 80% ऑफ द जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड दैट इज सार क्रूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्वीट क्रूड का प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, है ना, अगर स्वीट क्रूड का प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, तो इंडिया पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो सार क्रूड इंपोर्ट करते हैं, राइट, हम तो सार क्रूड इंपोर्ट करते हैं, है ना। चल क्यों नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया आपका ब्रेंट क्रूड के बारे में, है ना। तो आपको ये याद रखना है बस इसमें कि ब्रेंट क्रूड होता क्या है, ये भी वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसा बेंचमार्क प्राइस सेटिंग है ना। क्रूड के प्राइसेस को जब हम क्रूड का जो प्राइस होता है उसको सेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और RODTP के बारे में बात करते हैं। DTEP क्या है, ये नाम से पता चल रहा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो नाम में ही सब पता चल गया, जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, है ना, उस पर जो ड्यूटीज वगैरह लगती हैं, है ना, जो ड्यूटीज या टैक्सेस लगते हैं उसको कम करने की या हटाने की बात की गई है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो एक्सपोर्टर्स है ना, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अब वो मान लो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ रॉ मटेरियल भी ले रहे होंगे, है ना, तो रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इन रॉ मटेरियल्स पे जो ड्यूटीज लग रही हैं उसको हटा रही है या कम कर रही है। तो वो किस स्कीम के थ्रू, वो इसी RODTEP के थ्रू कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड टू एक्सपोर्टर्स ऑन प्रोडक्ट्स इनपुट सच एज इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीजल टैक्स हो गया, पंचायत टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, है ना, ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो बूस्टअप हों, समझ में आ गया। तो दिस इज RODTEP। उसके बाद अगले बात करते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में, दैट इज IGP। व्हाट इज IGP, व्हाट इज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, क्या है ये। तो देखो अभी क्या होता है, मान लो जो भी कंपनीज है, अभी आप शेयर मार्केट थोड़ा बहुत पता होगा आपको, है ना। शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज अपना शेयर लिस्ट करती हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में फिर लोग शेयर में पैसा लगाते हैं और कंपनी को पैसा मिलता है। कैपिटल रेज करने का तरीका होता है ये, है ना। तो अब ये तो इस्टेब्लिश कंपनी है, बहुत ही ऑपरेशन ठीक चल रहा है, तब ये आपका BSE पे लिस्ट होती है। बट जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के लिए क्या करना है, मतलब स्टार्टअप्स के लिए भी तो कुछ प्रोविजन होना चाहिए ना। तो अब देखो जैसे मान लो मैंने कंपनी खोली, लेट से, ठीक है, मैंने कोई स्टार्टअप खोला, तो मेरे को कुछ फंडिंग मिल गई इनिशियली, लेट से सीड फंडिंग मिल गई, या फिर
मतलब किसी किसी से पैसा उठा लिया, कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया मेरे में, है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो, ठीक है। तो मैं कहाँ लिस्ट करूंगा, मैं करूंगा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट। तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने नॉर्म्स जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसको ईजी कर दिया है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आके लिस्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली सेबी ने क्या किया है कि जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, या बाकी कंपनीज भी नॉर्मली जिनको इन्वेस्टिंग मिल चुकी है पहले अर्ली स्टेज पे, उनको उनके लिए जो फ्रेमवर्क है उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है कि आप अब आके आईजीपी पे लिस्ट कर लीजिए, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपको देखें और आपको फंडिंग मिले। समझ में आ गया, बस यही है आईजीपी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करेंगे हम, आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, जस्ट अ मिनट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको मेजर करने के लिए कोई इंडेक्स है ना। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जो भी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, जैसे स्टील हो गया, है ना, क्रूड हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स जो है ना, उनमें उनका जो प्रोडक्शन है उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो अब करता क्या है ये, मैंने बताया जैसे कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करता है। कौन कौन से 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 3 सेक्टर्स में, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जैसे क्रूड का रिफाइनिंग हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, राइट। उसके बाद स्टील आ गया, उसके बाद स्टील के बाद कोल आ गया, है ना, क्रूड आ गया, क्रूड के बाद आपका नेचुरल गैस आ गया, नेचुरल गैस के बाद आपका सीमेंट आ गया, सीमेंट के बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए, राइट। तो ये सब जो हैं क्या बोलते हैं, ये पूरा जो है, ये जितने भी कोर सेक्टर्स हैं, ये इसका इंडेक्स बताता है। इसका वेटेज लगभग 40% रहता है। कौन इसको पब्लिश करता है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको याद रखना है, कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सब पूछ लेते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक चीज़ है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये भी सिमिलर ही है, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, इसमें सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज ही आती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो जो मैं ऊपर अभी लिखा था ना पूरा ऐसे ऐसे करके, वो सारा इसमें आता है 8 कोर इंडस्ट्रीज में। तो ये स्पेसिफिक मेजर करता है 8 कोर इंडस्ट्रीज को, ये पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है अक्रॉस माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इस सेक्टर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उस सबको ये मेजर करेगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जबकि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज को मेजर करेगा। अब वो कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज वाइज आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया ना, वेटेज वाइज क्या है, सबसे पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आपका स्टील है, राइट, फिर स्टील है, फिर कोल है, जैसे मैंने बताया था, फिर कोल है, फिर आपका आएगा क्रूड ऑयल, है ना, फिर क्रूड ऑयल आएगा, उसके बाद आपका आएगा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद आएगा आपका सीमेंट के बाद आएगा फर्टिलाइजर। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, एटलीस्ट सबसे ज़्यादा में कौन कौन है और सबसे कम में कौन कौन है, ये तो याद ही रखना चाहिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है ना, और सबसे आखिरी में कौन दो हैं, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का ये पब्लिश कौन करता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, ठीक है। अभी रिसेंट में इसमें जो है डिक्लाइन आया 4.6% से, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए थे तो सारा प्रोडक्शन डिक्लाइन किया, तो 4.6% से ये जो है इसमें इस इंडेक्स में डिक्लाइन आया। और जितने भी वेटेज है IIP में, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने देखा था ना, हमने ये देखा था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें सारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन आता है, सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्रीज नहीं है, सारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इसमें आता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये IIP जो है, जो ये हमने बात करी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जितने भी आइटम्स हैं उसका 40% जो है, 40% यही 8 कोर इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। मतलब इसमें जितना भी, मान लो इसमें 100% सारा आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले लिया, तो उसमें से 40% जो है ना, 100 में से 40% जो है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज ही जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें। समझ में आ गया। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और काउंटर साइकिल कैपिटल बफर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। तो देखो नाम में क्या है, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। साइकिल कैसा होता है, साइकिल बिजनेस साइकिल कैसा होता है, ऐसा 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 होता है ना, ऐसा होता है। तो
और ये बीच में लाइन होती है, तो ये साइकिल चलता है बिजनेस का। तो यहाँ पे बूम आता है, यहाँ रिसेशन आता है, फिर बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, ये हर बिजनेस का साइकिल होता है। तो देखो अब काउंट साइकिल आपको समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। कैपिटल किसी बैंक के पास होता है तो हम बोलते हैं ना उसके पास पैसा कितना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बफर मतलब क्या होता है? व्हाट इज बफर? बफर मतलब कि आपने टॉलरेंस कितना रखा है। जैसे मान लो बफर का मतलब आपने साइड पैसा कितना रखा है, ठीक है। मान लो अगर जैसे हम बोलते हैं ना बैंक रन होता है तो सारे इन्वेस्टर पैसा निकालने आ जाते हैं, तो आपने कितना पैसा साइड रखा है, कितना पैसा साइड रखा है ताकि आप ऐसे अनफोर्सिन जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आप पैसा दे पाओ, है ना। वैसा पैसा उसको बोलते हैं बफर। बफर मतलब जैसे आप तिजोरी में पैसा रख लेते हो ना, कुछ हटा के आप अपनी सेविंग्स रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई कभी मान लो खाना नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो हम जो है वो पैसे से खरीद के खा लेंगे, तो वो होता है बफर, ठीक है। बफर मतलब क्वेश्चन एक टाइप का आप समझ लो। कैपिटल बफर मतलब पैसे का क्वेश्चन। काउंटर साइकिल का क्या मतलब हुआ? काउंटर साइकिल मतलब जैसे मान लो, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि जैसे मान लो इकोनॉमी अभी बूम कर रही है, फिर रिसेशन में आएगी, है ना, फिर बूम करेगी, फिर रिसेशन में आएगी, है ना, ऐसे ही होगा। तो जब इकोनॉमी बूम कर रही है ना, जब इकोनॉमी बूम कर रही है तब तो बहुत सारा पैसा आने लगता है ना, हर इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स बहुत आ रहा है ना, और बैंक्स को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोन्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं बाहर, है ना, और उससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा है ना। इंटरेस्ट रेट भी बैंक्स ज्यादा चार्ज करते हैं जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो बैंक्स का भी प्रॉफिट बहुत बढ़ता है ना। तो काउंटर साइकिल कैपिटल बफर क्या होता है? इसमें ये बोला जाता है कि जब इकोनॉमी बूम कर रही है, जब इकोनॉमी यहाँ पे है, इस स्टेज पर है, जब इकोनॉमी बूम कर रही है, तब आप क्या करो, तब आप कुछ पैसा साइड कर लो, कुछ पैसा आप साइड कर लो। सारा जो प्रॉफिट आ रहा है सारा ही आप री इन्वेस्ट मत कर दो, कुछ पैसा आप साइड करके तिजोरी में रख दो, एज अ बफर रख दो, ताकि जब ये रिसेशन में आ रही है इकोनॉमी, तो रिसेशन से उठाने के लिए इकोनॉमी को, जब रिसेशन से उठाना होता है, जब इकोनॉमी को रिसेशन से उठाना होता है तो क्या करती है सरकार इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है ताकि आप ज्यादा लोन लो। इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? सब कुछ ईज कर देती है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा इंजेक्ट करती है ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ या फिर कंपनी स्टैब्लिश करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीबूस्ट करने के लिए क्या करेगी सरकार? लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर देगी ताकि आप लोन लो और आप अपना बिजनेस चलाओ, है ना, यही करती है। तो ये पैसा जो है, एक्सेस पैसा जो यहाँ पे आएगा जब इकोनॉमी को रिसेशन से उठा के फिर से बूम पे लाना होगा, तब ये बफर काम आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर साइकिल कैपिटल बफर, क्योंकि ये क्या है? काउंटर साइकिल है ना। काउंटर, आप इस साइकिल में, आप बूम वाली साइकिल में, रिसेशन वाली साइकिल के लिए प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रहे हो, ताकि हम क्या कर रहे हैं, हम जब इकोनॉमी बूम कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा साइड कर दे रहे हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत पैसा आ रहा है ना। आप सब खर्चा कर दोगे तो रिसेशन में कैसे उठाओगे इकोनॉमी को? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है तो हम कुछ पैसा साइड रख लेते हैं, ताकि रिसेशन से बाद में जब रिसेशन आए, क्योंकि ये तो हमको पता है रिसेशन तो आना ही है, क्योंकि ये तो बिजनेस का नेचर होता है, तो उस रिसेशन से इकोनॉमी को उठाने के लिए उस टाइम हम पैसा इंजेक्ट कर पाए, तो हम कुछ पैसा साइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। समझ में आ गया? इक्विटी कैपिटल टू बी केप्ट बाय अ बैंक टू मीट बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क, है ना, जो मैंने समझाया वही है। बिल्डअप अ बफर ऑफ कैपिटल इन गुड टाइम्स, है ना, जब अच्छे टाइम्स हैं, जब इकोनॉमी बूम कर रही है तब आप पैसा साइड कर लो, ताकि डिफिकल्ट टाइम्स, रिसेशन में आप यूज कर पाओ। अभी क्या है, ये अभी 0% है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? तो नाम में देखो क्या है, ट्विस्ट करना है हमको कुछ। ट्विस्ट मतलब टर्न करना है, या फिर समझ लो कि अगर मान लो कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम करना है तो हम ट्विस्ट कर देते हैं उसको, है ना। तो अब इसमें ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, जो बॉन्ड का यील्ड है ना, बॉन्ड्स जो है हमारे, बॉन्ड्स का जो यील्ड है उसको टर्न करना रहता है। क्या मतलब, मान लो अगर बॉन्ड का यील्ड हाई है तो उसको हमको लो करना है ना, अगर लो है तो हाई करना है। तो अभी किस कंटेक्स्ट में लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन ट्विस्ट? क्योंकि देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बहुत हाई है ना। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में इन्वेस्ट करे, है ना, ताकि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप हो और आगे जाके ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। तो अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। अब इस फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए लोन, मतलब ब्रिज क्या करने के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए लोन और पैसा खर्चा करने के लिए। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत हाई है अभी, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट पैसा लाएगी पब्लिक से, है ना। अब पब्लिक से जब पैसा गवर्नमेंट लाएगी लोन के टाइप में, तो पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी, है ना। गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी, ठीक है।
अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप किस किस बेसिस पे करते हो? गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट अगर मान लो आपको हाई इंटरेस्ट रेट दे रही है इस चीज़ में, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा और खर्चा है ना ये, क्योंकि अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हाई है, कूपन रेट जिसकी हमने बात करी थी, अगर कूपन रेट हाई है ना, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को ये बोरोइंग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। हमने यही देखा था ना कि बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट इश्यू जब बॉन्ड्स करती है, क्या हो रहा है यार ये, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है, राइट, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है तो क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली आपको इंटरेस्ट रेट पे करती है उस पर, है ना, कूपन रेट पे करती है आपको उस पर, है ना। तो ये जो कूपन रेट होता है या फिर जो आपका यील्ड होता है, जो मेरा यील्ड है, दैट इज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, है ना, बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं उसको गवर्नमेंट का, है ना, बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं गवर्नमेंट का। तो ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, इसको कम करने के लिए आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लाया था। अब इसमें हुआ क्या, किया क्या आरबीआई ने, देखो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने, मान लो आरबीआई ये है, ठीक है, दिस इज आवर आरबीआई, जस्ट अ मिनट। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने गवर्नमेंट से बॉन्ड्स लिए, आरबीआई ने गवर्नमेंट से बहुत सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, और फिर शॉर्ट टर्म में इसको बेच दिया, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा था ये, ठीक है। तो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज आरबीआई ने ली इससे गवर्नमेंट से, और शॉर्ट टर्म पे उसको बेच दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड है वो कम हो रही है, ठीक है, किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो पहले देखो आरबीआई ने किया क्या हो गया, देखो आरबीआई ने किया क्या, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, ठीक है, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली और शॉर्ट टर्म पे उसको बेच दिया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे बेच दिया। तो अभी हुआ क्या, अब जब देखो, जब किसी चीज का जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब किसी चीज का डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, राइट, उसका प्राइस बढ़ जाता है। अभी आरबीआई अगर एकदम से खूब सारी सिक्योरिटीज ले लेगा तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिमांड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर डिमांड बढ़ गया एकदम से तो क्या होगा, हमने देखा था कि यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, कूपन रेट डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100, ऐसे ही कूपन यील्ड कैलकुलेट होती है ना। अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अगर प्राइस मेरा बढ़ गया तो मेरी यील्ड क्या होगी, मेरी यील्ड कम हो जाएगी, है ना, मेरी यील्ड कम हो जाएगी, राइट। तो इस यील्ड को कम करने के लिए, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड को कम करने के लिए आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लाया था, ताकि क्या हो, गवर्नमेंट इजीली बोरो कर पाए इकोनॉमी से पैसा, समझ आ रहा है, गवर्नमेंट इजीली इकोनॉमी से पैसा ले पाए, उठा पाए पैसा, क्योंकि यील्ड देखो, गवर्नमेंट अगर यील्ड ज्यादा होगी, अगर आपके लिए यील्ड ज्यादा है तो दिस इज अ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको कुछ लोन लेने के लिए बाहर से। तो इस बोरोइंग कॉस्ट को कम करने के लिए, इस बोरोइंग कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लाया। तो इसमें आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बोरो कर रहा है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बोरो करने से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का डिमांड बढ़ गया, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का जब डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस बढ़ गया, मार्केट में प्राइस बढ़ा तो हमने देखा था यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ने से उसका यील्ड कम हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और यील्ड कम हुआ तो गवर्नमेंट के लिए लोन लेना, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके पैसा लेने का कॉस्ट जो है दैट गॉट डिक्रीज, वो डिक्रीज हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड था वो कम हो गया, और उससे बेसिकली जो सरकार है वो इजीली अब पैसा बोरो कर पाएगी। सो दैट वाज ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि आरबीआई ने इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को लिया गवर्नमेंट से और शॉर्ट टर्म में उसको बेच दिया, ताकि जो लॉन्ग टर्म यील्ड है वो डिक्रीज हो पाए। समझ में आ गया, चलो।